सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग के मन में एक क्वेश्चन है कि आप अपना लेक्चर एक बार में क्यों नहीं अपलोड कर देते हो। देखो, जो मेरा ये लेक्चर है ना, ये क्लास 10 का भी बच्चा देख सकता है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी देख सकता है, उसको भी उससे फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को लेकर मैं चल रहा हूँ। और अगर कहा जाए तो मैं बेस्ट कंटेंट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे बहुत सारे कोचिंग है वो 10th के प्रोस्पेक्टिव से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल चैनल्स है, मल्टीपल टीचर्स हैं, उससे वो संभाल लेते हैं। पर मेरे पास एक ही चैनल है जब जहां मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास 10 का भी बच्चा पढ़ ले और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ ले। अब चलिए इस बात से हम शुरू करते हैं। आज हम श्रीलंका की कहानी सुनेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम बेल्जियम को समझाएंगे। आज हम श्रीलंका को पूरी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करने वाले हैं। देखिए, कोई भी अगर देश को समझना चाहते हैं तो उससे पहले उसके नक्शे को समझना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि असल में होता क्या है कि जब हम नक्शे को पढ़ लेते हैं तो हम देश की हालात को समझ सकते हैं और देश की जो अंदर आंतरिक समस्या है उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए समझते हैं श्रीलंका और भारत के बीच का संबंध। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। अब ज्यादा दूरी नहीं है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा हिस्सा क्या है। अब इस हिस्सा को हम एडम ब्रिज अंग्रेज कहते थे, और अब इंडियन की बात करें तो इंडियन इसको राम सेतु कहते हैं। कहा जाता है कि ये राम सेतु का इतिहास तो आप जान ही रहे हो, रामायण से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो निवासी है वो तमिल निवासी है। अब आइए आगे बात करते हैं। जो श्रीलंका का नक्शा है ये आप देख रहे हैं नॉर्दर्न है, ये नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ वेस्टर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, यूवीए है, वेस्टर्न है, साउदर्न है, और साबर गमुआ। यानी अगर कहा जाए तो मैं इसका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली सिंगली नाम है। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका और भारत का काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन रहा है। एंशिएंट टाइम में व्यापार होता था, यहाँ के राजा शादियां करते थे, है ना, भारत के साथ शादियां करते थे। तो हम देखते हैं कि एक एंशिएंट टाइम में जो संबंध बेहतर थे, अब आगे चल के जब देश आजाद होता है तो वो संबंध बेहतर नहीं होते हैं, लोग वो संबंध को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीजन यहाँ पर है कि सिंगली लोग जो थे वो चाहते थे कि देश आजाद हो जाए तो हम वो क्या करें, अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर लें, यानी अपना एक तरीके से नेता बना ले, अपना पदवी संभाल ले। पर जो तमिल लोग यहाँ पे थे बड़ा अल्पसंख्यक फील करे, यानी उनकी माइनॉरिटी थे वो लोग, वो यानी उनकी संख्या बहुत कम। अगर हम वही सिंगली की बात करें, सिंहली, इसको सिंहली कहते हैं, सिंहली की बात करें तो ये बहुसंख्यक थे, मतलब इनकी संख्या बहुत अधिक थी। और वहीं अगर तमिल की बात करें, जो भारत से गए लोग थे या जो वहां निवास कर रहे थे, ये अल्पसंख्यक लोग थे, यानी इनकी संख्या उनमें से कम थी और इनको उतनी सुविधाएं नहीं मिली थी जितनी कि सिंगली लोगों को मिली थी। अब ये जो समस्या थी धीरे धीरे करके बहुत गहरी होती गई। अभी मैंने आपको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समझाया। जहां हम बात करें बहुसंख्यक की, तो ये बहुसंख्यक बेसिकली बौद्ध धर्म के लोग थे, यानी सिंगली लोग बेसिकली बौद्ध धर्म के लोग थे। और जो तमिल लोग थे बेसिकली ये लोग जो थे हिंदू और मुस्लिम थे, जो कि वहां निवास करते थे। अब होता क्या है कि धीरे धीरे करके जो सिंगली लोग थे अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करना शुरू करते हैं, हर ऊंचे पद पर इनका अपना विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही देश आजाद होता है 1956 में, होता क्या है कि राष्ट्रभाषा के रूप में सिंगली को घोषित कर देते हैं। अब जो जितने बड़े बड़े पद होते हैं वो सिंगली संभालते हैं। अब इसके साथ साथ होता है कि सिंगली भाषा को काफी अच्छी प्रधानता मिलने लगती है। अब ये सोचिए आपकी जो तमिल लोग वहां रह रहे थे उनके साथ दिक्कत उत्पन्न होने लगी कि भैया ये दिक्कत थी कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि राष्ट्रभाषा में आती नहीं है। भाई जो वहाँ की सिंगली भाषा वो तमिल सीखना नहीं चाहते हैं या उनको आता ही नहीं है बोलना। तो यहाँ पर दिक्कत ये हुआ कि जो तमिल लोग थे बेसिकली ये नॉर्दर्न पार्ट में बसे हुए थे, जो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें बसे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट है यहाँ से। 1956 में जब राष्ट्रभाषा घोषित होती है सिंगली, तो श्रीलंका के एक बहुत बड़े हिस्से को क्या मिलता है कि उपलब्धि मिल जाती है। कहा जाता है कि शिक्षा और रोजगार में भी सिंगली लोगों का ही प्रवेश होगा, तमिल लोगों का प्रवेश नहीं होगा। यहाँ पर तमिल होते क्या है, तमिल कहते हैं कि भैया हम अपनी पार्टी बना देंगे, हम जब अपनी पार्टी बना देंगे तो होगा क्या कि तुम बोल ही नहीं पाओगे कभी। जब हम अपनी पार्टी बना देंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व स्थापित कर पाएंगे, संसद में हमारी भागीदारी होगी, हमको भी भाई रोजगार मिलेगा, हमको भी शिक्षा मिलेगा। जो तमिल लोग होते हैं दबने लगते हैं। अब इनके दबने के चक्कर में एक संगठन उत्पन्न होता है जिसको हम लट्टे कहते हैं, LTTE। इसको हम कहते हैं लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। अगर कहा जाए तो इसी बीच में जो संगठन बनता है, ये उग्रवादी संगठन कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका के बीच में एक दूरियां बढ़ा देता है। क्योंकि होता क्या है, जो टेंशन का टाइम होता है कि भारत चाहता है कि श्रीलंका के साथ उसके संबंध बेहतर रहे, और श्रीलंका चाहता था कि भारत संबंध बेहतर रहे। अब इसके बीच में होता क्या है, एक संगठन उत्पन्न हो जाता है जो कि ये मांग करने लगता है कि जो भैया ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट यानी आप देख रहे हो जफाना वाला पार्ट, इसको जफाना एरिया कहते हैं। तो ये कहता है कि भैया इसको अलग करो और एक तमिल एक नया देश बना दो। अब यहाँ पर ये देश को तोड़ने की बात करता है, श्रीलंका गुस्सा जाता है, भैया
कोई भी अगर देखो तुम्हारी अगर बात करें कोई भी देश तोड़ने का, तो तुम्हारे मन में खून नहीं चलेगा कि भैया ये हमारा देश तोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी ये होता है, राष्ट्रीय भावना तो भाई है ही। तो यहाँ पर होता ही है कि ये वाला पार्ट भाई तुम क्यों तोड़ रहे हो। नॉर्दर्न पार्ट को तोड़ने की बात होती है, क्योंकि यहाँ तमिल लोग की संख्या अधिक थी, तो ये पार्ट को तोड़ने की बात होती है। और ये संगठन जो होता है एक तरीके से लिबरेशन यानी आज़ादी की बात करने लगता है। ये संगठन होता क्या है कि बेसिकली भारत का भी नहीं है और न श्रीलंका का भी है। अब ये तमिल लोगों का होता है, तमिल लोगों को अपना एक स्टेट चाहिए होता है। अब इसके बीच में ये संगठन उत्पन्न हो चुका है। ये संगठन करता क्या है, दोनों देशों के संबंध यानी दोनों देशों की दूरियां बढ़ा देता है। ये दूरी बढ़ने के साथ साथ होती क्या है कि बहुत सारे लोगों को टारगेट करता है। श्रीलंका में भी टारगेट किलिंग किलिंग कर देता है, यानी बहुत सारे लोगों को श्रीलंका में मारता है, नेताओं को खोज खोज के मारा जाता है। जय लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या हुई थी। अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। और अगर कहा जाए तो आगे चल के हम देखते हैं कि इस संगठन को बहुत सारे देशों का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस पहुंच जाएगा, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको बहुत बड़ा पावर मिल जाता है और इसको आखिर में 2009 में समाप्त किया जाता है। अब ये सोचिए कि ये संगठन कितना खतरनाक हो चुका था अपने स्तर पर। यहाँ पर होता क्या कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध भी खराब हो जाते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो, हमारा आंकड़ा गिर रहा है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।